साथियों नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास दिशा कॉमर्स क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का क्वार्टरली एग्जाम होने वाला है और अकाउंटेंसी का जो है एग्जाम है वो 23 जून को होगा। तो कल हम लोगों ने सब्जेक्टिव का रिवीजन किया था, सब्जेक्टिव का वन शॉट क्लासेस किए थे। आज हम लोग है ऑब्जेक्टिव का वन शॉट करने वाले हैं, यानी कि जहां तक हमने अभी तक आपको पढ़ाया है वहां तक से मैं 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ढूंढ के लाया हूं, जिसे मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और मोस्टली जो क्वेश्चन यानी कि मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा यहीं से आने वाला है। तो आप इसे पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर कर दीजिए। तो शेयर फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों इसे शेयर कर देंगे। फटाफट से क्या करेंगे बाबू, इसे शेयर कर देंगे। ठीक, तो ये तिमाही परीक्षा के लिए है और ये अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला, वन शॉट तैयारी है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे तैयार हैं कि नहीं है। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव की क्या क्या है। ठीक, एक मिनट रुक जाइए। तो क्या आप सभी तैयार हैं बाबू? क्या आप सभी तैयार हैं? यस और नो, यस और नो, क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए, यस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके पास आया, हम एनपीओ से शुरुआत करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कल हम इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़े थे, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो बकाया चंदा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? देखिए, सब्सक्रिप्शन आपका क्या है बाबू? सब्सक्रिप्शन आपका इनकम है। सब्सक्रिप्शन क्या है बाबू? आपका इनकम है। और अगर आपका इनकम बकाया है, मतलब एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। इनकम बाकी है, तो इनकम जैसे ही बाकी है तो मेरा क्या हो जाएगा बाबू? ये एसेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। तो हम टिक करेंगे सीधा एसेट्स। हम सब पढ़े हुए हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग फास्ट मोड में भागेंगे। ठीक, रिवीजन करेंगे फटाफट। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय क्लब इज शोन इन। अब लाइफ मेंबरशिप है, आजीवन सदस्यता शुल्क है, पूरे जीवन काल के लिए दिया गया है। तो आय व्यय खाते में जाएगा? नहीं जाएगा। ये रिवेन्यू नेचर का है, सॉरी कैपिटल नेचर का है। तो इसको हम कहां दिखाएंगे बाबू? आर्थिक चिट्ठे में। कहां दिखाएंगे हम? आर्थिक चिट्ठे में दिखाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राप्ति और भुगतान खाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है बाबू? पर्सनल अकाउंट नहीं, क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति से संबंधित नहीं है। रियल अकाउंट है, क्या ये एसेट से संबंधित है? यस सर, ये एसेट से संबंधित है, इसलिए ये वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। चौथा बात करेंगे बाबू, चौथा जो ऑब्जेक्टिव है वो है नगद और बैंक लेन देन सारांश बताता है। द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन शो, यानी कि कैश एंड बैंक अकाउंट का जो समरी होता है, कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन का जो समरी होता है वो क्या दर्शाता है? नगद खाता, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता या बैंक ओडी। तो ये हो जाएगा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, यानी कैश ट्रांजैक्शन का समरी रूप क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सचिव को मानदेय का भुगतान है। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज एज, यानी कि जो सचिव को हमने मानदेय दिया है बाबू वो क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है। क्या है बाबू? वो पूंजीगत व्यय है, आयगत व्यय है, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। आप सभी जवाब देना पसंद करेंगे बाबू? आप सभी अगर जवाब देना पसंद करेंगे तो एक बार जवाब दीजिए, क्या होगा? सचिव को मानदेय भुगतान है, क्या है बाबू? पूंजीगत, आयगत, ये आयगत है, आयगत व्यय है, आयगत खर्चा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ष से संबंधित लेन देन को दर्शाता है? मतलब एक वर्ष से संबंधित लेन देन कौन दर्शाता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बाबू। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो पिछले साल का, अगले साल का, जो किसी भी साल का अगर आ रहा है पैसा, जा रहा है तो दिखाएंगे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाबू एक वर्ष से संबंधित जो लेन देन होते हैं उसी को दर्शाया जाता है। क्या होता है? उसी को दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रवेश शुल्क होती है। इंट्रेंस फी इज ट्रीटेड एज, इंट्रेंस फी को हम क्या मानते हैं ये पूछा जा रहा है। पूंजीगत प्राप्ति, डोनेशन, आगम प्राप्ति या चंदा। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या हो गया, ए के बाद सी लिखा गया, उसके बाद बी लिखा गया, डी लिखा गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये बी लिखा हुआ यहीं, ये बी को ऊपर होना चाहिए,
सी को नीचे होना चाहिए, कोई बात नहीं। एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय क्लब फॉर क्रिकेट मैच इज ट्रीटेड एज, क्या माना जाएगा? रिवेन्यू रिसीट्स, एसेट्स, अर्नड इनकम या कैपिटल रिसीट्स? आप लोग बताना पसंद करेंगे बाबू, बताइए। कह रहा है कि एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए, अब क्रिकेट मैच के लिए चंदा लिए हैं तो स्पेशल डोनेशन हो गया। क्या हो गया? स्पेशल डोनेशन हो गया। यहाँ पे डोनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये 8वां का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू? 8वां का आंसर हो जाएगा राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम, बाबू आपके पास क्या है? इनकम ज्यादा है और आपका एक्सपेंडिचर क्या है? कम है। तो इनकम ज्यादा, खर्चा कम है, तो ये वैसे तो जो नॉर्मल व्यापार है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए प्रॉफिट कहलाएगा, लेकिन एनपीओ के लिए, गैर व्यापारिक संस्था के लिए कहलाएगा सरप्लस। क्या कहलाएगा? सरप्लस। नंबर 10, आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है किसके द्वारा? पार्टनरशिप फर्म के द्वारा? ना जी ना। बैंक के द्वारा? ना जी ना। क्लब के द्वारा या कंपनी के द्वारा? तो क्लब के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी क्लब क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनपीओ होता है, ठीक है। तो क्लब के द्वारा तैयार किया जाता है। निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति भुगतान खाते में जाएगी? आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज सोन इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? इसमें से कौन सा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं जाएगा, डिप्रिसिएशन नहीं जाएगा, आजीवन सदस्यता शुल्क यस ये जाएगा, एक्रूड नहीं जाएगा। मतलब आजीवन सदस्यता शुल्क जो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएगा। सर ये अद्यत वेतन है, इसमें कैश ट्रांजैक्शन है नहीं, डिप्रिसिएशन में भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन में भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, आजीवन सदस्यता शुल्क में कैश ट्रांजैक्शन है, इसीलिए इसको हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़े बाबू। हाँ, चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। मान लीजिए सब्सक्रिप्शन क्या है बाबू? सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है, मतलब आपके लिए, मतलब कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। इसे अगर हम पहले प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि एडवांस में प्राप्त कर लेते हैं बाबू, अगर इसे हम एडवांस में प्राप्त कर लेते हैं तो इनकम अगर एडवांस में प्राप्त होता है तो वो मेरे लिए लायबिलिटी होता है। वो मेरे लिए क्या होता है बाबू? लायबिलिटी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अध्यक्ष को दिया गया मानदेय है पेमेंट टू ऑनरेरियम टू चेयरमैन इज ट्रीटेड एज। तो अभी ये जस्ट बताएं ऑनरेरियम क्या है बाबू? ऑनरेरियम हमने बोला, ऑनरेरियम हमने क्या बताया? ऑनरेरियम हमने बताया कि आयगत व्यय है। तो आप किसी को दीजिए, अध्यक्ष को दीजिए, सेक्रेटरी को दीजिए, कवि को दीजिए, ऑनरेरियम हमेशा आयगत व्यय होगा, रिवेन्यू एक्सपेंस होगा, एक्सपेंडिचर होगा। निम्न में कौन आय नहीं है? सर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनकम नहीं है? सब्सक्रिप्शन इनकम है, डोनेशन भी इनकम है, सेल ऑफ टिकट इनकम है, ये इंडोमेंट फंड जो है बाबू ये इनकम नहीं है, लैब, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? यानी कौन सा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? एनपीओ कौन सा नहीं है पूछ रहा है बाबू, नहीं है। ठीक, स्कूल एनपीओ है, हॉस्पिटल एनपीओ है, क्लब एनपीओ है, पार्टनरशिप फर्म एनपीओ नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। बताइए, लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना? ना जी ना। समाज की सेवा करना? हाँ जी हाँ, समाज की सेवा करना होता है। लाभ हानि खाता तैयार करना नहीं होता है, ऑल तो होगा नहीं, तो समाज की सेवा करना होता है। वसीयत को मानना चाहिए, लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। अब लेगेसी हमने क्या बताया था? लेगेसी क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार मरणोपरांत अपनी सारी संपत्ति या संपत्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहती है तो उसे हम लेगेसी कहते हैं। और ये लेगेसी क्या है बाबू? लेगेसी ये लंबे समय तक, लेगेसी क्या है? लेगेसी क्या है? वो लेगेसी नहीं पूछना, हाँ लेगेसी तो क्या हुआ कि जो मरणोपरांत जो है अपना सारा एसेट्स उसको दे देता है। तो ये फर्म के लिए क्या है बाबू? ये फर्म के लिए एक तरह से दायित्व है, जिस चीज के लिए दिया है वो उसका उस चीज के लिए उसका इस्तेमाल करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? दायित्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। कैपिटल नेचर का जितना भी रिसीट्स होगा वो कहाँ दिखेगा? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बैलेंस शीट में,
लाभ हानि खाता में तो सर ये चिट्ठा में दिखता है, बैलेंस शीट में कैपिटल नेचर का सारा आइटम दिखता है। उसके बाद चलते हैं, अग्रिम प्राप्त चंदा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अभी जस्ट बताएं बाबू, ये लायबिलिटी होगा, ये क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये लायबिलिटी है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पूंजीगत प्राप्ति है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स क्या है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन नहीं सर ये रिवेन्यू नेचर का है, डोनेशन रिवेन्यू नेचर का है, बिल्डिंग फंड जो है बाबू ये जो हो जाएगा वो कैपिटल नेचर का है। क्यों, क्योंकि बिल्डिंग के लिए फंड मिला, ये लॉन्ग टर्म के लिए मिला है, ये सब तो 1 अकाउंटिंग ईयर में खत्म हो जाता है, इसीलिए बाबू इसको रिवेन्यू नेचर कहते हैं, इसको हम कैपिटल नेचर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, गैर लाभकारी संस्थाओं के अधिक कमी को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। एनपीओ में सरप्लस और डेफिसिट को प्राप्त करने के लिए यानी ज्ञात करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपको पता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आगम व्यय है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, ये पूछ रहा है। परचेज ऑफ फर्नीचर नहीं सर ये तो कैपिटल हो गया। पेमेंट टू सैलरी एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, बिल्कुल वेतन का भुगतान करेंगे, ये कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग नहीं होगा, मशीनरी भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है बाबू, विशेष उद्देश्य से प्राप्त दान को माना जाता है, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर ट्रीटेड एज, हमने कल बताया था डोनेशन 2 प्रकार के होते हैं, जनरल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन का मतलब हुआ किसी खास काम को करने के लिए दिया गया डोनेशन क्या कहलाता है, स्पेशल डोनेशन कहलाता है। और स्पेशल डोनेशन जो होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, क्या होता है वो कैपिटल नेचर का, तो इसको पूंजीगत प्राप्ति हम लोग कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्राइज फंड इज सोन एज, ये देखिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात कर रहा है कि आप किसी फंड से संबंधित उसी अकाउंटिंग करेंगे तो उसके लिए अलग अलग खाता बनाएंगे, जैसे प्राइज फंड अलग हो गया, बिल्डिंग फंड अलग हो गया, ठीक। तो ये कह रहा है कि पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है, कहाँ दिखाया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट या कैश अकाउंट। आप लोग देना पसंद करेंगे आंसर बाबू, बताइए किस में दिखाया जाएगा। तो आपको पता है कि जो फंड होता है वो फंड क्या होता है बाबू, लायबिलिटी होता है, क्या होता है लायबिलिटी, तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, कहाँ, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ें, हाँ चलिए, तो कह रहा है बाबू विशिष्ट दान स्पेशल स्पेसिफिक डोनेशन क्या है, पूंजीगत प्राप्ति, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों पूंजीगत ही प्राप्ति है, तो आगे पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक। आय व्यय खाता में लेखा किए जाने वाले लेन देन होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन ऑफ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू नेचर का आइटम दिखाया जाता है, ठीक है। तो रिवेन्यू नेचर का जो आइटम होता है, सिर्फ रिवेन्यू नेचर के जो आइटम होते हैं उसी को दिखाया जाता है, ठीक। रिवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। आय व्यय खाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस, तो ये नाम मात्र खाता है, क्या बाबू, ये क्या है, नाम मात्र खाता है, क्या है, नाम मात्र खाता, ठीक। सर नाम मात्र खाता मतलब जहाँ पे प्रॉफिट मतलब खर्चे और इनकम से संबंधित जितने भी खाते होते हैं उसको नाम मात्र खाता कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट, क्या दर्शाता है, सरप्लस ना, कैपिटल फंड ना, डेबिट बैलेंस यस। सर ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, ये कैश अकाउंट का समरी है, तो इसीलिए बाबू ये क्या होता है, ये आपको दर्शाएगा क्या, डेबिट बैलेंस, ठीक। आगे बढ़ेंगे, आय तथा व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है, तो ये तो आपको पता है कि आय व्यय खाते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉर्मली सरप्लस और डेफिसिट ही दिखाता है, ठीक। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश है, अब ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ, किसका समरी है, तो कैश बुक का समरी है, किसका है, कैश बुक का समरी है, ठीक। आय व्यय खाता होता है, आय व्यय खाता क्या होता है, तो अभी बताएं बाबू नाम मात्र खाता होता है, ठीक। उसके बाद जब अब आ गया आपका बाबू क्या, पार्टनरशिप, यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया पार्टनरशिप, यहां से क्या आ गया बाबू, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। चलिए तो कह रहा है जब पूंजी स्थिर होती है तब खाता खोला जाता है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड द
देन विच अकाउंट इज ओपन, तो हमने बताया था, कल भी बताया था बाबू कि फिक्स्ड होता है तो दो अकाउंट खोलते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक क्या खोलते हैं बाबू, एक करेंट अकाउंट। और जब फ्लैक्चुएटिंग होता है तो सर उस वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। तो पूंजी जब स्थिर होगी तो दोनों खोला जाएगा, पूंजी खाता और चालू खाता दोनों खोला जाएगा। ठीक। साझेदार का फर्म से संबंध होता है, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज ऑफ, क्या स्वामी होता है साझेदार, या एजेंट होता है, या दोनों होता है, दोनों होता है। साझेदार जो होता है फर्म के लिए वो स्वामी भी होता है और एजेंट भी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। कल ही बाबू हमने बताया था कि साझेदारी संलेख के अभाव में, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का बंटवारा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से होता है, और उसमें लिखा हुआ है कि आपको लाभ हानि का बंटवारा बराबर बराबर करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, लाभ हानि का बंटवारा जो करना पड़ेगा वो बराबर करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू, कि निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है पूछ रहा है बाबू, साझेदारी की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पहला एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो इसका है ही, कल ही बताए थे बाबू, एग्रीमेंट, बिना एग्रीमेंट का पार्टनरशिप तो चलेगा नहीं। दूसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल लाभ का बंटवारा तो होगा ही होगा। लिमिटेड लायबिलिटी, या दो से अधिक व्यक्ति, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है बाबू। ये क्यों नहीं है, तो हमने कल बताया था आपको कि पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। क्या होता है बाबू, अनलिमिटेड होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है। क्या बोले थे हम कल हमने आपको बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमने बताया था कि वह आइटम, वह ट्रांजैक्शन, वह खर्चा जो आपको फर्म को लाभ हो या हानि किसी भी दशा में वो पेमेंट करना पड़ेगा, वो भुगतान करना पड़ेगा, उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। मतलब वह खर्चा जो आपको फर्म को या तो लाभ हो या नुकसान हो, दोनों दशा में पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और आपको पता है कि साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज जो है दोनों दशा में दिया जाता है, चाहे आपको लॉस हो या हानि हो, दोनों केस में देना पड़ेगा। ठीक ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभार। क्या हो जाएगा, प्रभार, यानी कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आगे बढ़ते हैं। साझेदारी समझौते के अभाव में किसी फर्म के लाभ व हानि का विभाजन किया जाता है। अभी जस्ट बताएं, साझेदारी समझौते के अभाव में जो होता है लाभ हानि का बंटवारा कैसे किया जाता है, ये समान अनुपात में। एक क्वेश्चन ऐसा भी था शुरू में, देखने दीजिए तो, ये क्या कहा था, ये कुछ और कहा था क्या, अभाव में। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक सेम ही क्वेश्चन है, हमको लगा कुछ अंतर तो नहीं है। अब कह रहा है कि जब आहरण का समय ना दिया हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन की बात कर रहा है, जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। ये बात हमने आपको जब पढ़ाया था तो पढ़ाया था कि आहरण पर ब्याज कैसे लगता है बाबू, 6 महीने के लिए लगता है अगर आहरण पे आपका समय ना दिया होगा तो। साझेदारी समझौता हो सकता है कैसा बाबू, मौखिक बिल्कुल, रिटर्न बिल्कुल, मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है। साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, ये तो सबको पता होगा कि साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ, पार्टनरशिप एक्ट 1932। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। अब बाबू साझेदार जो है ये फर्म है, ये फर्म है, साझेदार आहरण किया, आहरण मतलब ड्राइंग किया, अब इस आहरण पे ब्याज फर्म को मिलेगा, तो फर्म के लिए क्या है बाबू, फर्म के लिए एक तरह से ये इनकम है। क्या है, इनकम है। साझेदारी में साझेदारी अनुबंध बनाना है। इन पार्टनरशिप प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनाना यानी कि एक तरह से रिटर्न एग्रीमेंट की बात कर रही है बाबू। क्या है, कंपलसरी है, वॉलेंट्री है, ऑप्शनल है, नन ऑफ दीज है। देखिए यहाँ पे दो है,
वॉलेंट्री और ऑप्शनल, इस दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर सर करे तो क्या, तो वॉलेंट्री है क्या, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री लिखेंगे आप, ऐच्छिक लिखेंगे, इच्छा है आप बनाइए, नहीं इच्छा है तो मत बनाइए, ठीक। जब पूंजी स्थिर हो तो साझेदार का पूंजी खाता दिखता है। व्हेन कैपिटल इज फिक्स द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स हो, जब पूंजी स्थिर होती है बाबू तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट भी स्थिर होता है, स्थिर होता है, वो नहीं बदलता है, हर एक साल नहीं बदलता है, सिर्फ दो केस में बदलता है, जब आप एडिशनल कैपिटल लगाएंगे या कैपिटल निकालेंगे, तो हमेशा लगभग अधिकतर केस में, अधिकतर क्या समझिए ना, वो क्रेडिट ही होता है, क्या होता है वो क्रेडिट ही होता है, अधिकतर क्या वो क्रेडिट बैलेंस ही दिखाता है, ठीक। चलिए, एक साझेदार होने के लिए आवश्यक है, टू बिकम ए पार्टनर इज एसेंशियल टू बी, एक साझेदार बनने के लिए आवश्यक है क्या, एडल्ट होना या माइनर होना या दोनों होना या इनमें से कोई नहीं, आप बताइए। एक साझेदार होने के लिए क्या, एडल्ट का मतलब क्या होता है सर, 18 प्लस होना, माइनर का मतलब यानी 18 से कम, 18 से कम, आप बताइए क्या, दोनों तो हो नहीं सकता है, तो एक साझेदार होने के लिए आवश्यक है एडल्ट होना, क्या होना बाबू, एडल्ट होना, एडल्ट का मतलब हुआ 18 साल से ज़्यादा होना ज़रूरी है। चलिए, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को, साझेदारी संलेख के अभाव में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो साझेदार को क्या वेतन दिया जाएगा, ना जी ना। सेल नॉट बी पेड सैलरी, यस, वेतन उसको नहीं दिया जाएगा, क्या वेतन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सक्रिय साझेदार को वेतन दिया जाएगा, किसी को भी नहीं दिया जाएगा वेतन, ठीक है। आगे, चालू खाता है, करंट अकाउंट इज क्या है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। चालू खाता किसका बनता है, पार्टनर्स का, यानी वो किसी व्यक्ति से संबंधित है, तो ये व्यक्तिगत खाता हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, व्यक्तिगत खाता। आगे बढ़ते हैं, साझेदारों का चालू खाता दिखाता है, द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स शो, क्या डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, दोनों में से कोई भी, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों में से कोई भी दिख सकता है, क्या वो दोनों में से कोई भी दिख सकता है। साझेदार का जो चालू खाता होता है वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दोनों दिख सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़े, सब पानी पी लें, चलिए। हाँ, तो बाबू आप सब, ये सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं आपको, ये सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, तो रिवीजन में उतना डिटेल्स में तो जाऊंगा नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको आंसर बताते चलूंगा, थोड़ा सा एलिब्रेट करूंगा, कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है, किस चीज का हकदार नहीं है, वेतन पाने का, वेतन पाने का भी अधिकार नहीं है, कमीशन पाने का भी अधिकार नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाने का भी अधिकार नहीं है, इनमें से सभी यानी इनमें से कुछ भी पाने का उसको अधिकार नहीं है। आगे बढ़ेंगे, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज, अभी ये बताएं बाबू, ये इनकम है, रिपीट क्वेश्चन हो गया। एक साझेदारी फर्म के लक्षण है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के क्या लक्षण है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, बिल्कुल ये भी लक्षण है, निर्धारित अनुपात में लाभ हानि बांटना, ये भी लक्षण है, व्यवसाय का सभी के द्वारा उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना, ये भी है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता, क्या कौन सा खाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते हैं उसमें बाबू क्या दिखाते हैं, खर्चा और इनकम दिखाते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकलता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये नाम मात्र खाता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाम मात्र खाता। आगे बढ़ते हैं, एक नए साझेदार के प्रवेश पर, अगर कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस पर क्या होता है, पुरानी फर्म का विघटन हो जाता है, पुराने साझेदारी पुनर्गठित हो जाती है, पुरानी साझेदारी तथा फर्म दोनों विघटित हो जाएगी, नहीं बाबू, पुराने साझेदारी पुनर्गठित हो जाएगी, क्या होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं, क्या कहते हैं, एसेट्स, प्रॉफिट, प्रीमियम, नहीं बाबू, क्या कहते हैं, प्रीमियम। आप इसको किस नाम से जानते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जानते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नए साझेदार के प्रवेश से क्या बढ़ जाता है, अब बताइए, नए साझेदार के, अगर कोई नया साझेदार है
ए बी सी, ये 3 पार्टनर है। अब एक पार्टनर डी भी आ गया, तो उससे क्या करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगा ना, फिक्स लायबिलिटी ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना, बढ़ेगा नहीं तो घटे जाएगा। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता का शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बाबू या लाभ हानि पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता जो होता है बाबू, उसका जो प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। किस रेशियो में? तो ये सबको पता है बाबू कि पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। आगे बढ़ेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाते में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, यानी कि बाबू क्रेडिट साइड जो है वो बड़ा है डेबिट साइड से। क्या? डेबिट साइड से। अब बताइए, क्रेडिट साइड में इनकम दिखाते हैं, तो इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू? लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई नगद राशि वर्तमान साझेदार द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? इन विच रेशियो द कैश ब्राउट फॉर गुडविल बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो नया पार्टनर अगर गुडविल का पैसा लेके आ रहा है बाबू, तो उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। किसमें? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आगे बढ़ते हैं। अस्थाई संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स का वैल्यू अगर कम हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या होगा? उसके कारण आपको नुकसान होगा। चलिए, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद में नहीं लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। बात समझिए, आप अगर जो नया पार्टनर अगर गुडविल का पैसा नहीं लाता है तो क्या करेंगे? नगद में नहीं लाएगा तो क्या करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट को नए साझेदार के कैपिटल नहीं, चालू खाते को करते हैं। कि किसको कहते हैं हम लोग? चालू खाते को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिट करते हैं। आपको हमने इस पे क्वेश्चंस भी बनवाया था, एंट्री भी बताया था कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा बाबू? इसका जो एंट्री हो जाएगा वो एंट्री हो जाएगा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक, पास में जाए। चलिए, उसके बाद निम्न में कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि है नहीं है? यानी कि इसमें से बताइए गुडविल के वैल्यूएशन की कौन सा मेथड नहीं है? रिवैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीनों तो है बाबू मेथड, लेकिन पुनर्मूल्यांकन विधि ये नहीं है। पुनर्मूल्यांकन तो हम एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करने के लिए करते हैं। ठीक, निम्नलिखित में किसी लाभ तथा हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जाएगा। किसी नहीं होगा बाबू, ये किसे होगा? निम्न में से किसे लाभ तथा हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जाएगा? पूछ रहा है, नहीं लिखा जाएगा। तो सर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या नहीं लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स सैलरी, मैनेजर कमीशन। बाबू मैनेजर कमीशन को नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो सर इसको दिखाएंगे कहाँ? इसको दिखाएंगे बाबू पीएल अकाउंट में। इसको कहाँ दिखाएंगे? पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसे नहीं दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गुडविल है क्या फिक्स एसेट्स? बिल्कुल सर फिक्स एसेट्स भी है। इनविजिबल अदृश्य शक्ति, बिल्कुल ये भी है। ए बी दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। चलिए आगे। व्यवसाय की प्रसिद्धि को के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं क्या? गुडविल। अगर आपको इसका गुडविल का डेफिनेशन भी आए तो आप ये भी लिख सकते हैं कि व्यवसाय के प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को हम लोग गुडविल कहते हैं। आपसे पूछ दे कि गुडविल किसे कहते हैं, तो एक लाइन में ये भी जवाब लिख सकते हैं कि व्यवसाय के प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को गुडविल कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर तो यही हो गया। आगे बढ़ते हैं। ख्याति संपत्ति है कौन सा? मूर्त, नाजीना, टेंजेबल। यस टेंजेबल है, चालू तो है ही नहीं। अमूर्त संपत्ति है। ठीक, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है।
बाबू अगर एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, तो वो क्या कहलाएगा बताइए, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज मतलब एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है, और आपका नॉर्मल प्रॉफिट कम है, तो ये क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। ये क्या कहलाएगा बाबू, क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम होगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट। अगर एसेट्स का वैल्यू क्या होता है बाबू, एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, उससे क्या होगा, वर्तमान साझेदारों को लाभ हो जाएगा। एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो लाभ होगा, लाभ होगा तो किसको मिलेगा, वर्तमान साझेदार को। चलिए, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित संपत्ति अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। अगर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो रहा है और उस समय पता चला कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, उससे क्या होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ होगा। आगे त्याग अनुपात, अब फॉर्मूला आप बता ही दीजिए बाबू, त्याग अनुपात का फॉर्मूला सिंपल है, अब आप ही लोग बता दीजिए क्या होगा, बताइए। नया अनुपात माइनस पुराना, पुराना अनुपात माइनस नया, प्राप्ति अनुपात या पुराना अनुपात माइनस प्राप्ति अनुपात, तो ये हो जाएगा ओल्ड माइनस न्यू रेशियो बराबर क्या होता है बाबू, ये होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठे में संपत्तियों तथा दायित्वों का लेखा किया जाता है। मतलब जब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है तो एसेट्स और लायबिलिटी को किस वैल्यू पे लिखते हैं नए बैलेंस शीट में, मूल ओरिजिनल वैल्यू पे, रीवैल्यूड फिगर पे, रिलाइजेबल वैल्यू पे, या ए या बी दोनों में, तो पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर। किस पे बाबू, पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय, जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको कौन सहेगा, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, ऑल पार्टनर, ओनली टू पार्टनर। देखिए, तो ये ओल्ड पार्टनर सहेगा, कौन बाबू, ओल्ड पार्टनर सहेगा, नया पार्टनर तो नहीं सहेगा। काहे, नया पार्टनर काहे सहेगा, ठीक है, और ऑल पार्टनर तो होगा नहीं, क्योंकि ऑल पार्टनर बोल देंगे तो इसमें नया पार्टनर भी शामिल हो जाएगा, इसीलिए ओल्ड पार्टनर। त्याग अनुपात का सूत्र तो ये तो अभी ये बताएं, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साझेदारी का पुनर्गठन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज क्या होता है, आवश्यक है, अनावश्यक है, सिचुएशनल है, नन ऑफ दीज है। ये सिचुएशनल है, परिस्थिति बस हो जाता है, सिचुएशन के अनुसार होता है। जैसे कोई PSR चेंज हो गया तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म का, अगर एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, पार्टनर्स का डेथ हो गया, दो फर्म का एकीकरण हो गया, तो इस सब सिचुएशन में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, इसीलिए ये सिचुएशनल है। आगे बढ़ते हैं। एक नया साझेदार अपनी ख्याति के बदले लाता है, ए न्यू पार्टनर ब्रिंग फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, अपने गुडविल के हिस्से के लिए नया पार्टनर लाता है। क्या, कैश लाता है, पूंजी लाता है, ए बी दोनों लाता है, या इनमें से कोई नहीं, आप सभी बताएंगे बाबू। एक नए साझेदार अपनी ख्याति के बदले क्या लाता है, कैश भी लेके आ सकता है, और कैश नहीं लाता है तो उसके कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, बताए थे ना, तो ए बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ख्याति की प्रकृति है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचर ऑफ गुडविल। कल हमने बताया था गुडविल के नेचर, 4 तरह के नेचर होते हैं, क्या बाबू, डॉग नेचर, कैट नेचर, रैट नेचर, ठीक है, और एगो था रैबिट मतलब खरगोश का नेचर। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं बाबू, 4 प्रकार के गुडविल के नेचर होते हैं। तो सर रैट नेचर होता ही है, कैट नेचर होता ही है, डॉग नेचर होता ही है, तो ये ऑल हो जाएगा। ठीक, चलिए, ख्याति को प्रभावित करने वाला घटक है, फैक्टर दैट अफेक्ट्स गुडविल इज आर। कल ही बताए थे कि गुडविल को कौन कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट करता है, हमने कल सब्जेक्टिव में बताया था बाबू। चलिए, फेवरेबल लोकेशन बिल्कुल करता है, कैपिटल रिक्वायर्ड बिल्कुल करता है, इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल करता है, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य संचय लेखा हमेशा दर्शाता है, जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शो, तो जनरल रिजर्व जो होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखता है, जनरल रिजर्व का क्या, क्रेडिट बैलेंस।
देखिएगा कि जनरल रिजर्व हमेशा कहाँ होगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होगा। क्यों? क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। चलिए, पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है बाबू? नाम मात्र खाता है। सर नाम मात्र खाता क्यों है? इसीलिए है क्योंकि इसमें खर्चे और इनकम को दिखाया जाता है। क्योंकि जब भी हम एसेट्स का रिवैल्यू करते हैं तो या तो बढ़ता है उसका वैल्यू या कम होता है, यानी कि उससे लाभ होता है या हानि होता है। ठीक। पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर आधित्य को कहते हैं। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड बाबू अगर ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो ये क्या दिखेगा बाबू? ये प्रॉफिट दिखेगा। क्या दिखेगा? प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? ये प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि अधिलाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड। यानी सुपर प्रॉफिट के तहत गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गुने एवरेज प्रॉफिट। ना, एवरेज प्रॉफिट तो होगा नहीं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गुने सुपर प्रॉफिट। यस, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गुने सुपर प्रॉफिट, दोनों कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू। अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं? तो कह रहा है कुल लाभ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, या इनमें से कोई नहीं, तो बी हो जाएगा। यानी औसत लाभ जो एवरेज आप कमाते हैं एक्चुअल में, उसमें से अगर सामान्य लाभ को घटा देते हैं तो वो क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट। संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। जो अक्युमुलेटेड प्रॉफिट होता है या रिजर्व होता है, उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? वसूली खाता में? ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यस, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालते हैं और इसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय पर अनिवार्यतः पुनः मूल्यांकित की जाती है? मतलब कौन ऐसा एसेट्स है जो एक नए पार्टनर के आने पे अनिवार्य रूप से उसका रिवैल्यू किया जाएगा? तो आपको पता है कि हमेशा गुडविल को जो है बाबू रिवैल्यू ज़रूर किया जाता है। एक पार्टनर, कोई पार्टनर यानी कि नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन ज़रूरी है। ठीक, अनिवार्य है। साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किस चीज से किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से। यस, बिल्कुल सही बात है। तो क्रेडिट इससे किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सर इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। इसको क्या करते हैं सर? इसको भी डेबिट करते हैं। और हानि को भी क्या करते हैं बाबू? हानि को भी डेबिट करते हैं। ठीक, तो क्रेडिट किसको करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। आगे बढ़ेंगे। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बैलेंस अपीयर इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर। अगर बैलेंस शीट में कोई भी प्रॉफिट या लॉस है तो उसको हम क्या करते हैं? सभी साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। और इसको कैसे करते हैं? तो ओल्ड रेशियो में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 साझेदारों का बराबर लाभ अनुपात है। अब बताइए इसमें से बराबर लाभ अनुपात कौन सा है? आप ही बताइए बाबू, बराबर लाभ अनुपात कौन सा है? आप बताइए। देखिए, तो सर हमें तो ये लग रहा है 1/3, 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/3, यानी कि आप इसको 1:1:1 कह सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ए बी लाभों को 3:1 में विभाजित करते हैं। सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया गया। नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? तो आप सबसे पहले मान लीजिए बाबू, लेट्स टोटल शेयर इक्वल टू 1। ठीक है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर गिवन सी 1 - 1/4 इक्वल 1 -1/4 इक्वल टू 3/4। ठीक, क्या बाबू? 3/4। उसके बाद न्यू शेयर ऑफ
न्यू शेयर ऑफ ए और बी। ए को क्या है बाबू 3/4 गुने ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 3/1 9/4 हो जाएगा। ठीक नहीं 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 3/4 ये भी 3/4 होगा ना, तो 16 हो गया। फिर 3/4 को बाबू हम 1/4 में डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/16 हो गया। तो ये 9:3 हो गया। इसको 3:1 भी हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये हम हाँ सॉरी अभी कहाँ से सी का भी तो होगा ना, सी 1/4 के लिए है, इसको भी 4/4 करेंगे तो 4/16 हो जाएगा। तो 9:3:4 जो है न्यू रेशियो पूछा, न्यू रेशियो हो जाएगा ये। सी इज द राइट आंसर। क्या बाबू सी इज द राइट आंसर। ये कहाँ से आ गया। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है उसके। जब कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका जो बकाया राशि है किसको देते हैं, पिता को, दोस्त को, पत्नी को, एग्जीक्यूटर को। सर एग्जीक्यूटर कौन होता है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एक तरह से उत्तराधिकारी, यानी उसका अधिकार किसको दिया गया है उसको। तो उत्तराधिकारी कोई भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएट वर्ड क्या, उत्तराधिकारी। ठीक है चलिए। पुनर्मूल्यांकन खाता डैश के समय तैयार किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब तैयार करते हैं बाबू, नए साझेदार के प्रवेश के समय, यस। किसी साझेदार के अवकाशकरण के समय, यस। किसी साझेदार के मृत्यु के समय, यस। तो उपर्युक्त में से सभी। आगे साझेदार के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी डैश खाता है। ये संपत्ति खाता होता है जो आप ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी करवाते हैं। पार्टनर्स 5 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स का मिलाकर कोई पॉलिसी करवा लेते हैं तो वो एसेट्स अकाउंट है। चलिए ए, बी और सी एक फर्म में समान साझेदार हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है। ए, बी और सी ये बराबर के साझेदार हैं, 1:1। बी अवकाश ग्रहण कर लिया, कोई नहीं। शेष साझेदारों ने नई फर्म के लाभ को 5:4 में बांटने का निश्चित किया। प्राप्ति अनुपात होगा, मतलब आप ये समझिए कि न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 5:4, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग GR बराबर क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है तो चलिए सर, सबसे पहले सर रिटायर्ड बी हो रहा है तो ए के लिए निकालिए। ए का न्यू शेयर कितना, 5/9 माइनस 1/3, ओल्ड 1/3 था तो ये 9 हो गया। 5 - 3 = 2/9। और फिर सी का निकालिए, सी हो गया 4/9 माइनस 1/3, ये हो गया 9। 4 - 3 = 1/9। तो गेनिंग रेशियो 2:1 जो है गेनिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। ये 2:1 क्या है, गेनिंग रेशियो है। आगे बढ़ते हैं बाबू। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। गुडविल इज पेड आउट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको जो है गुडविल देंगे, कैसे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, इक्वल रेशियो में, नन ऑफ दिस। तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में देंगे। अब मान लीजिए कि ABCD ये पार्टनर हैं और गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ वो 1 लाख हुआ, तो सर उसका जितना हिस्सा होगा ओल्ड रेशियो के रूप में जितना हिस्सा होगा उतना ही देंगे। तो ओल्ड शेयर में इसको बांटा जाएगा। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं, नए साझेदार के प्रवेश के समय ना, यहाँ तो SR कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पे, यस। साझेदारी फर्म के विघटन होने पे तो कुछ निकालते ही नहीं, कोई रेशियो नहीं निकालते हैं। ठीक है तो ये हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सभी साझेदार के संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी कहलाती है। ये क्या कहलाती है बाबू, संयुक्त पॉलिसी। अब मान लीजिए सभी साझेदार के लिए कोई संयुक्त जीवन पॉलिसी लेंगे तो उसको संयुक्त पॉलिसी कहते हैं। ठीक, साझेदार के मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है, किसको होता है, तो उसके एग्जीक्यूटर्स को। मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार के मृत्यु से देय तिथि पर ब्याज दिया जाएगा। मान लीजिए बाबू
कि जिस दिन पार्टनर मर गया और उसका भुगतान हम 6 महीना बाद कर रहे हैं, तो इस पीरियड पे उसको क्या ब्याज दिया जाएगा, कितना प्रतिशत, तो 6% दिया जाएगा। साझेदार के उत्तराधिकारी का खाता कब खोला जाता है? When is the partners executor account open? साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पे ना, बिल्कुल नहीं। साझेदार के मृत्यु पर हाँ, जब पार्टनर मर जाता है तो उसका एग्जीक्यूटर्स अकाउंट खोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। साझेदारों के संयुक्त जीवन पॉलिसी कौन सा खाता है? अभी ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। असेट्स अकाउंट। एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानियां साझेदार द्वारा बांटी जाती है उनके, मतलब अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो जो रिजर्व है या फिर कोई अकुमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है उसको कैसे बांटेंगे? तो उसको हम पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक साझेदार की मृत्यु होने पर सभी साझेदार के लिए ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए फर्म पाती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस लिए हैं समूह में, यानी सारे पार्टनर्स के लिए संयुक्त रूप से अगर LIC लिए हैं, तो जब पार्टनर मरेगा तो मरने के समय में बाबू ये मिलेगा। मरने के समय में क्या मिलेगा बाबू? मरने के समय में मिलेगा पॉलिसी की राशि, ठीक है। और समर्पण मूल्य कब? रिटायरमेंट के समय क्या मिलता है? सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या होता है? देखिए, पॉलिसी लिया जाता है कि मर जाइएगा तो उसका क्षतिपूर्ति आपको देगा, लेकिन सरेंडर वैल्यू मतलब हो गया कि ये पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, अब रिटायर हो रहा है तो इस जो आपने पॉलिसी लिया उसका आज तोड़वा लेंगे, आज के डेट में उसका वैल्यू क्या है, उसी वैल्यू को हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं। एक समर्पण मूल्य कि आज के समय में अगर हम पॉलिसी को सरेंडर कर देंगे, त्याग देंगे, तोड़ देंगे पॉलिसी, तो कितना पैसा मिलेगा, वही होता है सरेंडर वैल्यू। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है बाबू, साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है। ये तो सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट को होता है। रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप बताएंगे कि आपने 100 में कितना क्वेश्चंस आपका सही हुआ, कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। जिस भी बच्चे का बाबू 90+ आया है वो A+ कैटेगरी में आ गए। क्या बाबू? वो A+ कैटेगरी में आ गए। जिसका भी 90+ आया वो A कैटेगरी में आ गया। ठीक बाबू। और जिसका भी बाबू 85 से लेके 90 के बीच में है वो आ गए आप किस में? वो आ गए हैं आप A कैटेगरी में, यानी A है। और जिसका भी आपको 75 से लेके 85 के बीच में है वो समझिए B कैटेगरी में है। क्या वो? B कैटेगरी में, ये A कैटेगरी में। और जिसका भी 60 से लेके 75 है बाबू वो आ गए C कैटेगरी में। क्या आ गए बाबू? वो C कैटेगरी में। और जिसका बाबू 60 से कम है, 60 से कम है वो किसी कैटेगरी में नहीं है, वो जाइए चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। ठीक है। यानी आपको मेहनत करने की और आवश्यकता है, मरने की आवश्यकता नहीं बाबू। हमने कह दिया तो थोड़ी आप मर जाओगे, इतना भी तुम आज्ञाकारी थोड़ी हो। पास में आ रहे, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक। तो अपने आप को आंकिए। जो बच्चे A+ में है वो तो बहुत शानदार, जो A में है वो कोशिश कीजिए A+ में आ जाइए, जो B में है कोशिश कीजिए वो A में आ जाइए, जो C में है कम से कम तो B में कोशिश कीजिए, लेकिन अधिकतम A में आने की तो कोशिश कीजिए। ठीक है। और ये वाला तो कम से कम बाबू, कम से कम तुम तो B में आ जाओ, 60 से कम वाला कम से कम B में आ जाओ। कोशिश तो करो A+ में सब आने का, लेकिन हमने आपको बताया। ठीक। तो आई होप आपको क्लासेस बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, जाइए फटाफट से शेयर कर दीजिए। और एक बार और एग्ज़ाम देने से पहले इसे देख लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा एग्ज़ाम दीजिएगा। बेहिचक आप एग्ज़ाम में लिख के आइएगा और एग्ज़ाम देने के बाद बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।